बहुत बड़े कवि जो चेचट की धरती से चलकर पूरे देश की यात्राएं करते हैं, मुंबई, कभी गुजरात, कभी यूपी, कभी मध्य प्रदेश, पूरे राजस्थान की यात्राएं करते हैं। एक ऐसा मदमस्त हास्य का गोताखोर कवि जो समंदर में घुस करके हास्य निकाल के लाता है, काव्य के समंदर में घुस करके हास्य निकाल के लाता है। मैं दावा करता हूं मित्रों, एक आपकी जिम्मेदारी पर एक ऐसे जोरदार रसिक हास्य के संग्राम को मैं आपके बीच में लाना चाह रहा हूं, लेकिन जिसका कि नाम होता है अर्जुन अल्लड़, जो चेचट की कोटा जिले में चेचट, वहां से निकलकर पूरे देश की यात्राएं करता है और जहां जहां भी वो जिस मंच पर जाता है वहां जितने भी अतिथि और श्रोता बैठे होते हैं उनको मात्र 10 मिनट या 5 मिनट के अंदर अपना बना लेता है। और मैं दावे के साथ दावा करता हूं इस बड़े मंच से कि जब वो आपके बीच में आएगा और जब मस्ती की फुहारे, हास्य के ठहाके, जब वो फुलझड़ियां आपके बीच में छोड़ेगा तो बिल्कुल आप भी पूरी तरह से मस्त हो जाओगे और उस कवि को उतना ही प्यार दोगे जितना प्यार आज दिन तक यहाँ जितने भी कवि सम्मेलन हुए और उस कवि सम्मेलन में जो भी कवि आए उनको मिला, जितना प्यार मुझे मिला, मैं चाहता हूं कि मुझसे भी ज्यादा प्रेम और स्नेह आपका उसे प्राप्त हो। मैं नहीं, आपकी बड़ी तालियां, आप बड़े लोगों की तालियां आवाज देंगी अर्जुन अल्लड़ को। आप ताली बजाएं। मैं पहला कवि आपकी जिम्मेदारी पर भेजता हूं। मेरे माइक पे आकर के खड़े होते ही आप सारे के सारे ऐसे खामोश और शांत हो गए जैसे 2 साल तक हिंदुस्तान के अंदर कोरोना वायरस मेरे कारण आया हो। और एक केलवाड़ा और सीताबाड़ी के जानदार शानदार लोगों, ताली बजाओ एक बार जोरदार। और देखो, 2 साल से मेला नहीं लगा, 2 साल से कोरोना था, 2 साल तक हम सारे के सारे ऑनलाइन हो गए थे। 2 साल के बाद ये ऑफलाइन होने का अवसर मिला है। और याद रखना, ये जो ऑफलाइन है मित्रों, यही लाइफ लाइन है। ऑनलाइन में कोई फायदा नहीं है। तो आप देखो क्या है कि 2 साल के बाद मेला लगा है, मेले में कवि सम्मेलन है, कवि सम्मेलन में आप सबको आनंद लेना है और मजा लेना है, मस्ती लेनी है, कोई तनाव नहीं रखना है, कोई सुमड़ापन नहीं रखना है, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है। मैं 2 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं भाई साहब, आप अपने आसपास देखना, अगर कोई ऐसा सुमड़ा फंसा हुआ हो तो ऐसी ताली और ठहाका लगाना कि उसका भी सुमड़ापन दूर हो जाए, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना बहुत सारे सुमड़ों को देख के लगता है कि जबरदस्ती जिंदा है। तो अपने को जबरदस्ती नहीं जीना है, जबरदस्त होकर के जीना है, आनंद लेकर के जीना है, मस्त रहना है। और वैसे भी आप इस मेले के कवि सम्मेलन में आए हो तो काहे के लिए आए? मजा लेने के लिए। और मुझे देवेंद्र भैया ने बुलाया काहे के लिए? मजा देने के लिए। तो सीताबाड़ी और केलवाड़ा के मस्त जानदार लोगों, मजे का शाश्वत नियम ये है कि मजा देने वाले से ज्यादा मजा लेने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। भगवान की कसम सही बात बता रहा हूं मैं, जवानी में वो सलमान खान और राहुल गांधी नहीं ले पाए, बुढ़ापे में बाबा राम रहीम ने ले लिए, वो भी 2 GB डेटा पर डे के हिसाब से। तो आप भी ले मजो और राम मजो, आए मजो तो और मजो। अपने बाप का क्या जा रहा, पैसे तो उनको उनके लग रहे राशन कार्ड वालों के, राशन डीलर वालों के। तो आप तो आनंद लो, मजा लो, कोई तनाव नहीं रखना है, मस्त होकर के कार्यक्रम सुनो। ये देवेंद्र भैया ने मुझे फोन लगाया 10 दिन पहले, बोले अर्जुन भैया तुम पूरे देश में जाते हो, 10 तारीख को कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा भाई साहब कोरोना के बाद तो कोई कहीं नहीं जा रहा। अरे के बोले तो केलवाड़ा आ जाओ कवि सम्मेलन में, बड़े शहरों में जाते हो धन कविताएं सुनता है, लेकिन छोटे गांव में आओगे तो देखना वहां पर मन कविताएं सुनता है। और मेरा स्नेही आमंत्रण है। मैं समझ गया कि कैची लिफाफे पे चल रही, तो बोले कि पेमेंट बताओ। अरे मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, देखो देवेंद्र भैया स्नेही आमंत्रण है, आप तो जो दे दे देना। अरे कि नहीं पहले फिर भी बताओ, है बाद में फिर माथा फोड़ी, वो ठीक नहीं लगता है। बोले मैंने कहा जो दीपक भैया को दे रहे हो उससे 5000 रुपए कम दे देना। बोले फिर आ जाओ, उनको 5000 ही पकड़ा रहे हैं।
तो ये मस्त रहने वाला आदमी और मस्त कोई तनाव देवेंद्र भैया नहीं रखते हैं। अभी हम सीताबाड़ी मेले में आए यहाँ पर, तो एक दुकान पर कचौरियां खा रहे थे देवेंद्र भैया हम दोनों, तभी दो छोरियां सामने से आई, वो भी कचौरी खाने लग गई। तो ये देवेंद्र भैया कोहनी मार के बोले कि देखो अर्जुन भैया, वो लाल वाली मेरी तरफ हंस के देख रही है, हंस हंस के देख रही है। अरे मैंने कहा देवेंद्र भाई एक बार ढंग से देखो, वो हंस के नहीं देख रही है बल्कि वो देख के हंस रही है। देख देख के असली के देख, ऐसे ऐसे आइटम इस धरती पे पड़े हुए हैं। तो आपको क्या है, आनंद लो, इनकी शादी नहीं हुई बहुत दिन तक। बोले अर्जुन भैया दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल रहा, कोई जुगाड़ हो तो बताओ। अरे मैंने कहा इस देश में तीन चीजें सक्सेस है, दादागिरी, बाबागिरी या फिर नेतागिरी। मैंने कहा इन तीनों में से किसी से भी मिलो तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे बोले कि नेता तो आश्वासन देते हैं और दादाओं का भरोसा नहीं, बाबा वाला आइडिया ठीक है। ये चले गए एक फर्जी बाबा के पास, जाके बोले बाबा मेरी मुराद पूरी करो। बाबा ने कहा मैं भी मूड में ही हूँ, जा जो तू मांगेगा वही मिले। ये बोले कि शादी नहीं हुई लड़की चाहिए खूबसूरत। बाबा ने कहा कि जा अगर तू हिंदू हुआ तो सोनाक्षी सिन्हा मिलेगी, मुसलमान हुआ तो जोया खान मिलेगी, सिख हुआ तो अमृता सिंह मिलेगी, ईसाई हुआ तो जेनिफर लोपेज मिलेगी, तेरा नाम बता बच्चे। अब ये हाड़ौती के लाल कर गए कमाल, फट बोले जी मेरा नाम है श्री अब्दुल देवेंद्र वैष्णव सिंह फर्नांडिस। कुछ भी कहो यार मजा आ गया, लेकिन बाबा का खोपड़ा खराब हो गया। बाबा ने चेले के कोनी मारी, बोले हाड़ौती का लाल ज्यादा ही कमाल कर रहा है, जब इसका बहन मायावती के साथ महागठबंधन करवा दो, वो सर्वगुण संपन्न है। मेरी भी शादी नहीं हुई बहुत दिन तक। आज तो क्या देखो, आप भी अपना माइक ढंग से सेट करो, क्योंकि आज तो मामला ऐसा है कि मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने जैसा खेल हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दो फटफटियों के बीच में दो मारुति फंसी हुई है। तो आज तो क्या है कि आनंद लो और मत डरो। मेरी भी शादी नहीं हुई भाई साहब, मैं भी चला गया एक बाबा के पास, वहां पर बाबा शरीर में आते थे, चबूतरे पर स्थान बना हुआ था, धुपेड़े वगैरह चल रहे, पान सुपारी इत्र वगैरह, ढोल ढिमारे बज रहे, गन गन्ना गन ना गन ना गन गन गन्ना गन। जब तक ताली नहीं बजाओगे ढोल नहीं बजेंगे बाबा नहीं आएंगे। गन गन्ना गन ना गन। जैसे ही बाबा शरीर में आए, बाबा ने कहा पूछो किसको क्या पूछना है। मैं चला गया, मैंने कहा बाबा मेरे छोरे छोरी नहीं हो रहे। बाबा ने वो ज्वार के दाने दिए, बोले कितने? अरे मैंने कहा तो 4 है, तो कि रेपुटेशन डाउन मत कर, 3 नीचे से उठा। कितने हुए? मैंने कहा 7। बोले 7 महीने के भीतर भीतर खुशखबरी आएगी। तो मैंने पलट के कहा बाबा लेकिन मेरी तो शादी नहीं हुई। वो बाबा ने चिमटा निकाला और बोले बेवकूफ, क्यों इफेक्ट में साइड इफेक्ट कर रहा है? अरे तेरे प्लाट के ठिकाने नियर बालकनी की डिजाइन सिलेक्ट कर रहा है। पाप के दलदल में खुद दस रहा है और मुझे दसा रहा है। तेरा बैंक अकाउंट 0 बैलेंस और फोकटी ATM मशीन में कार्ड फंसा रहा है। सूखे रेगिस्तान में समंदर नहीं मिलेंगे। बेवकूफ, जब जमीन ही नहीं होगी तो फूल के आसमान में खिलेंगे। निकल यहाँ से। अरे मैंने कहा बाबा नाराज मत हो, एकाद ऐसा मंत्र बता दो कि कोई छोरी पड़ जाए। बाबा ने कहा बेवकूफ, ऐसे मंत्र हमें मालूम होते तो चबूतरे में क्या अपने बाप को रोते? निकल जाते। अरे मैंने कहा कमाल का काम है, कमाल कर रखा है इस देश में बाबाओं ने। एक वो बाबा है, योग करो योग करो योग करो। भाई साहब पूरा देश योग करने लग गया तो बाबा जी उद्योग करने लग गए। अनारकली डिस्को चली, बाबा ने खोल लिया पतंजलि। जितनी गायें नहीं उससे अधिक का घी बेच दिया भाई ने। नमक की थैली पे लिखा हुआ है 2500 साल पुराना हिमालय की गुफाओं से खोद कर लाया गया नमक, एक्सपायरी डेट 22 जून 2022। मैंने कहा बाबा जी टाइम पे खोद लाए, नहीं तो वही बड़ा बड़ा एक्सपायर हो जाता। लेकिन बाबाओं से कभी कभी अच्छे काम भी हो जाते हैं देवेंद्र भैया। वो पाकिस्तान से फोन लगाया इमरान खान ने निर्मल बाबा को, बोले बाबा जी 370 अट गई, भारत की सेना घुस घुस के मार रही है, कृपा करो। बाबा ने कहा कौन? बोले कि मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान। बाबा ने कहा बेटा तुझ पर मैं क्या, मेरा बाप कृपा नहीं कर सकता। अरे कि नहीं बाबा कुछ तो कृपा करो। निर्मल बाबा ने जो जवाब दिया
केलवाड़ा और सीताबाड़ी के लोगों समझ जाओ तो दोनों हाथ उठाकर ताली बजाना। बाबा ने कहा बेटे इमरान खान कभी तिरंगे झंडे का नाम सुना है? बोले सुना है बाबा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज। बोले कभी पाकिस्तान लाए हो? बोले कभी नहीं लाए। बोले मूर्ख, करपा वहीं पर अटकी हुई है, जाओ उसको लाहौर कराची में लहरा दो, करपा आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन मैंने पाकिस्तान पर कोई कविता नहीं लिखी साहब, दो कौड़ी के देश पर क्यों कविता लिखे, लेकिन मैंने कल्पना करी कि पूरा हिंदुस्तान प्लाट, अपन प्लाट खरीदते हैं और इंजीनियर नक्शा बनाता है। मैंने कल्पना करी पूरा हिंदुस्तान प्लाट, जिसमें चीन और पाकिस्तान नाम के दो अवैध बाड़े, ये भी अपने नाम रजिस्ट्री हो गए। कहां पर क्या बनना चाहिए? निवेदन करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं, मंच का ध्यान चाहता हूं कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे। पूरा देश प्लाट कहां पर क्या बन रहा है? निवेदन करता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे। एमपी बिहार महाराष्ट्र में अतिथि कक्ष, पूजा घर उत्तर प्रदेश में सजाएंगे। कि कश्मीर केरल तमिलनाडु होंगे मुख्य द्वार, बैठक के लिए बाकी राज्यों को मिलाएंगे। और चीन में बनेगा बाथरूम नहाने धोने हेतु, उस पाकिस्तान में तो शौचालय बनाएंगे। इससे अधिक पाकिस्तान की औकात है ही नहीं। लेकिन तमाम बड़े कवि ज्ञान देते हैं, मैं तो साहब ज्ञान देता ही नहीं हूं भाई साहब, ज्यादा ज्ञान देना ही नहीं चाहिए क्योंकि अपने अंदर ही नहीं है। और वैसे भी ज्यादा ज्ञान देने के चक्कर में वो 3 बाबा फंसे हुए हैं जेल में, अपना चौथा वाला बनने का बिल्कुल मूड नहीं है। ये तमाम कवि ज्ञान देते रहते हैं। एक दिन रणजीत राणा जी जो हमारे हुक्म बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे ज्ञान दिया। बोले अर्जुन अल्लड़, तुम गांव में रहते हो बेटा, इस देश में 2 लाख घटनाएं होती है सांप के काटने की हर साल। बेटा तेरे गांव में किसी इंसान को कोई सांप काट ले तो जिस स्थान पर काटा है उसके 2 इंच ऊपर कस के रस्सी बांध देना, इंसान मरेगा नहीं, बच जाएगा। ये पुण्य का काम है। मैंने कहा ठीक है दरबार। मैंने इनकी बात मान ली। परसों मेरे मोहल्ले में एक 80 साल की डोगरी को सांप ने काट लिया भाई साहब। यहां अपन ने कहा पुण्य कमाओ, मैंने कस के रस्सी बांध दी भाई साहब। यहां 15 मिनट में डोगरी की फाइल सलट गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला कि मौत जेर से नहीं हुई, घुटन से हुई। तो मैं सीताबाड़ी केलवाड़ा निकल लिए बैग वैग लेके। तो क्या है कि इस कवि सम्मेलन को और खुशनुमा बनाइए। दम है केलवाड़ा वालों के हाथों में जरा दिखाइए। और सुनना चाहते हो यदि अर्जुन अल्लड़ को मस्ती से, तो एक बार दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाइए। और माइक वाले भाई साहब इसका थोड़ा बेस बढ़ाइए, क्योंकि बेबी को बहुत समझ गया मैं तुम्हारे लक्षण, तुम सारे मेरे मानने के हो। बढ़ाया क्या? अरे नहीं बढ़ाना था मेरे बाप। हम कवियों को हमारी लुगाइयां सीरियस नहीं लेती, तू क्यों लोड ले रहा है? वैसा ही कर दो। हम कवि माइक के बारे में कुछ भी नहीं जानते, ऐसे कहना पड़ता है। एक कवि के गांव में कवि सम्मेलन हुआ। उसने गांव वालों पे इंप्रेशन जानने के लिए माइक वाले से कहा इसका बेस बढ़ाओ, इको बढ़ाओ, ये करो वो करो। माइक वाले का दिमाग खराब। उसने ऐसा माइक सेट किया कि 15 मिनट में कवि का गला खराब तो परफॉर्मेंस खराब। कवि सम्मेलन उसके गांव में था। रात के 12 बजे घर चला गया। जाके दरवाजा बजाया, बोला ए जी दरवाजा खोलो। मैं आ गया तो अंदर से आवाज आई कि दरवाजा तो खुल रहा है, अंदर ही चले आओ। वैसे भी सोनू के पापा तो प्रोग्राम में गए जो सुबह तक आएंगे। तो हम माइक के बारे में कुछ नहीं जानते, तुम तुम्हारे हिसाब से सेट करो। क्योंकि भाई उन्होंने बताया कि न तो ढोलक है न मंजीरे है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। बस अगर है तो हमारी आवाज है, और आवाज को पहुंचाने का काम करता है ये माइक। ये माइक वही है जो भगवान श्री कृष्ण ने 5500 साल पहले अर्जुन को गीता सुनाते हुए जब सुनाई थी, इसी माइक पे सुनाई थी। और अर्जुन के ऐसी समझ में आई थी कि वो युद्ध करने लग गया। तो माइक आपके हाथ में, लेकिन बेस जरूरी है, क्योंकि बेबी को ट्रेबल से ज्यादा बेस पसंद है। ये देवेंद्र भैया बोल रहे थे पुलिस वालों के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए भाई साहब, हकीकत कह रहा हूं मैं। ये पुलिस बहुत बड़े हैं साहब, मेरी नजर में तो मैं सम्मान करता हूं इनका। इतने बड़े हैं कि कभी कुछ मांगते ही नहीं है, जो देव वही।
मामला 1000 से शुरू होता है, बीड़ी पे फाइनल होता है। मेरी खुद की फाड़ दी थी बीड़ी की, तो नहीं है देखो। लेकिन मैं एक टिप्पणी पढ़ना चाहता हूँ साबिक मंच पर। इस देश के लिए अध्यापक 5 घंटे काम करता है। इस देश में अध्यापक देश के लिए 5 घंटे काम करता है। देश का मजदूर वर्ग देश के लिए 8 घंटे काम करता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में 10 से 12 घंटे की सेवाएं ली जाती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए 18 घंटे काम करते हैं। लेकिन सैल्यूट करता हूं साहब इन पुलिस वालों का, जो 24 घंटे देश के लिए अपना काम करते हैं, देश के लिए अपनी ड्यूटी करते हैं। मैं इनको प्रणाम करता हूं। इसलिए भी कि सुबह निकलना भी है। नहीं तो वो टीआई साहब बोले कौन था रे रात को वो लामड़ा, लाओ थाने में और पार दो चामड़ा। तो ये आनंद का विषय है कि बेबी को टेबल से ज्यादा बेस पसंद है। गुजर को गाई से मजा आ रहा हो तो ताली वाली बजाते रहो बीच बीच में। बहुत शानदार टीम है, अच्छा प्रोग्राम होगा। आप बहुत अधिक संख्या में आए हो, पीछे तक खचाखच भरे हुए लोगों से पीछे देखना नहीं है, इधर देखना इधर ही है, पीछे कोई नहीं। आप जो बैठे हैं देखो कि बेबी को ट्रेवल से ज्यादा बेस पसंद, कितने भी हो साहब कोई मायने नहीं रखता है। आप मस्ती से सुनोगे तो एक एक श्रोता 10-10 हजार के बराबर होगा। ऐसा मेरा मानना है कि बेबी को ट्रेवल से ज्यादा बेस पसंद है, गुजर को गाई से ज्यादा बेस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, और नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। आपकी तालियां फिर भी कमजोर लग रही है मुझे। मैं एक और प्रयास करता हूं इन पंक्तियों के माध्यम से। जो मेरे आइडल है, जो मेरे हीरो है, मैं उनका नाम अपनी कविता में लूंगा। आपके मन में उनके प्रति थोड़ी भी श्रद्धा हो तो एक भी हाथ खामोश ना रहे। किसी को कुछ भी पसंद हो, मुझे क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, कि बेबी को ट्रेवल से ज्यादा बेस पसंद है, गुजर को गाई से ज्यादा बेस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। लेकिन जिनके भीतर राष्ट्रवाद का जज्बा जिंदा है, उन सभी को सरदार भगत सिंह और पंडित चंद्रशेखर आजाद के संदेश पसंद है। लेकिन अपने को क्या है, आनंद में रहना है, मस्त होकर के सुनना है। क्योंकि मेरी किस्मती, मेरी तकदीर हो गई, इतने खत लिखे कम्युनिकों की रद्दी बेचकर ही अमीर हो गई। भाई अपना सब्जेक्ट तो यही है भाई साहब। क्योंकि छोरी को देखकर, हालात क्या है, छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे, और कहती है मुन्नी बदनाम हुई। डार्लिंग, बहुत आध्यात्मिक हो आप, सीताबाड़ी के लोग हो। ये इतने टैलेंटेड है सीताबाड़ी और केलवाड़ा के। अगर ये कहीं शादी ब्याह में चले जाए और बैंड और डीजे ढंग का नहीं बज रहा हो, तो ये जनरेटर पे ब्रेक डांस करने की डर ये मस्ती वाले लोग, इनकी ऐसी मस्ती है। एक छोरा ने छोरी से आंखें लड़ाई, तो छोरी ने मोबाइल नंबर लिख पर्ची छोरा ही पकड़ाई। समझ में आ रही नहीं आड़ोती आएगी से, तुम कौन से हॉलैंड पोलैंड इंग्लैंड में बैठे हो, मस्त होके सुनो। एक छोरा ने छोरी से आंखें लड़ाई, तो छोरी ने मोबाइल नंबर लिख पर्ची छोरा ही पकड़ाई। छोरा ने छोरी का जब 50 रुपया को बैलेंस डलायो, तो छोरी ने छोरा का फोन लगायो और बोली कि ऐसा ही डाल तो रिजे टेम टू टेम टुकड़ो, शाबाश मारा मुर्गा, कुकड़ो रा कुकड़ो। लेकिन छोरियों का भरोसा नहीं है भाई साहब। ये बैलेंस डलाएगी केलवाड़ा वालों से, फोन लगाएगी अंता वालों के, और मिलने के लिए निकल जाएगी कोटा। सही बता रहा हूँ, कोई भरोसा नहीं है। मेरे मोहल्ले में एक खूबसूरत हसीना रहती थी, छोड़ के मुझको सारे चोरों को भैया कहती थी। एक दिन करीब आई, दी थोड़ी सी इस्माइल, भाई साहब अपन ने भी मारी स्टाइल, लेकिन सलट गई फाइल। हवेलियां अरमानों की ढह गई, तमन्नाएं धरी की धरी रह गई, तन्हाई में भी कमबख्त संस्कारों में बह गई। वो सबको भैया कहने वाली मुझे काका जी कह गई। वाह अर्जुन भाई वाह। कि छोरी को देख,
चोरी को देख यही कहता है हर कुंवारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। क्या हालात है हमारे देश के, हम कहाँ थे और हम कहाँ आ गए कि चोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। चोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे और कहती है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे बुजुर्गों के सारे संस्कार फांसी के फंदे झूल गए, इलू इलू याद रहा पर भजन राम के भूल गए, सभ्यता भूल गए, संस्कार भूल गए, भूल गए नानी की कहानी। अरे देश के शहीद जवानों को भूल गए पर याद है हमको शिला की जवानी। अरे अरे इतिहास के पन्नों को उठाकर देखना, उन पर जमी हुई धूल को हटाकर देखना, उनमें न मुन्नी की बदनामी है न शिला की जवानी है। धधकते अंगारों पर हजारों पद्मनियों की कुर्बानी है। अमर प्रणाम करता हूँ, अमर बलिदान है चंदन का, माँ पन्ना की आंखों का पानी है। स्वाभिमान है महाराणा का, चेतक की अमिट निशानी है। चंद्रशेखर का त्याग है, भगत सिंह की जवानी है। अरे आजादी के हवन कुंड में जो दे गए खुद के प्राणों की आहुतियां, ऐसे अमर शहीदों की इतिहासों में अमर कहानी है। न मुन्नी की बदनामी है न शिला की जवानी है। बढ़िया तो क्या है भाई साहब, ये वीर रस है। वीर रस का मतलब साल में 2 दिन का प्रोग्राम, 15 अगस्त और 26 जनवरी। 2 दिन तक मोबाइल की डिस्प्ले पे तिरंगा, 2 दिन तक हर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए, बाकी 363 दिन उसके लिए जिसके साथ तेरे लिए। 2 दिन तक मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मैंने कहा क्यों भाई 363 दिन तक क्या धतूरे के बीज की खेती होती है? मेरे गांव में स्कूल का जुलूस निकल रहा, आगे लड़कियां पीछे लड़के, लड़कियों ने नारा लगाया देश की रक्षा कौन करेगा कौन करेगा कौन करेगा। पीछे छोरे आ रहे बोले कि हम करेंगे हम करेंगे हम। मैंने एक छोरे से पूछा कहाँ है देश, तो कहा भाई साहब ये जातो रहा आगे आगे। छोरों ने नारा लगाया हमारी मांगे, छोरे बोले सिंदूर से भर दो। छोरों ने कहा जो हमसे टकराएगा, छोरे बोले हस्बैंड वही कहलाएगा। तो ये वीरस का काम है साहब, प्रत्येक प्राणी में देवेंद्र भैया वीरस का समावेश होता है। हर व्यक्ति में 9 रस विद्यमान है, प्रत्येक प्राणी में 9 रसों का समावेश होता है। लेकिन मेरे जैसे कवि को मालूम नहीं पड़ता कौन सा रस कब जागृत हो जाए। सही बताओ देवेंद्र भैया, मेरी पहली बार शादी हुई, अब सुहाग रात का दृश्य देखो। मैं कमरे में घुसा, टेबल पे दूध का गिलास रखा हुआ, मैंने ड्रेसिंग में खुद को देखा, माथे पे साफा, इधर शेरवानी, साइड पे तलवार। अब जैसे तलवार पे नजर की वीरत जाग गया भाई साहब। वो मेरे तलवार निकाल कर लुगाई की तरफ करते हुए कहा कि भरतों के इस भारत में बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो जाते हैं, तलवारों की धार टूट जाती है, बालों के लक्ष्य बदल जाते हैं। और आज उस देश की विडंबना है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। वो बेहोश हो गई, 4 दिन तक होश नहीं आया, 5 दिन उधर से लेने वाले आ गए। जगाओ वीर रस, मनाओ सुहागरात। हाँ ये लुगाइयों का काम भाई साहब। मेरी 4 घंटे से पड़ोसी लड़ रहे, मेरी पत्नी ने कहा कि पड़ोसी लड़ रहे, एक बार होके तो आओ, लड़ाई किस बात की चल रही। अरे मैंने कहा जान दे, अरे कि एक बार होके तो आओ, लड़ाई किस बात की चल रही। अरे मैंने कहा रहने दे, अरे कि होके तो आओ, लड़ाई किस बात की चल रही। अरे मैंने कहा बेवकूफ में 2-3 बार पहले होया या ऐसी बात की तो चल रही। हाँ मेरा पड़ोसी की लुगाई मरी भाई साहब, 17 दिन तक रोया। हाँ मेरी लुगाई मरी। मोहल्ले के एक डोकरे ने कहा बेटा कुछ समय पहले तेरे पिताजी मरे तू उसी दिन नहीं रोया, कुछ समय बाद तेरी माँ मरी तू 5 दिन तक रोया, तेरी बहन मरी तू 7 दिन तक रोया, तेरा भाई मरा तू 8 दिन तक रोया। 17 दिन हो गए लुगाई को मरे, अब तो चुप हो जा मेरे बाप। वो बोला कि ऐसा नहीं है भाई साहब, जब मेरे पिताजी मरे मोहल्ले के बुजुर्गों ने कहा कि हम तेरे पिता समान, आज से हम तेरे पिता। जब मेरी माँ मरी मोहल्ले की डोकरियों ने कहा कि हम तेरी माँ। जब मेरा भाई मरा नौजवान दोस्तों ने कहा कि हम तेरे भाई। जब मेरी बहन मरी छोटी छोटी छोरियों ने कहा राखी हम बांधेंगे, हम तेरी बहना। 17 दिन हो गए लुगाई को मरे। और मोहल्ले में खूबसूरत खूबसूरत भी रेवे, लेकिन अभी तक एक भी नहीं आई और कहा कि घबराओ मत, आज से हम कोई। हाँ ये
का काम है। एक कवि की ताली बजाओ, अच्छा लग रहा हो तो। एक कवि की पत्नी ने कहा कि मुझ पे कविता लिखो। अब वो कैसी, उसकी दोनों आंखें ऐश्वर्या राय से मिलती थी, लेकिन आपस में तो 8-15 दिन में ही मिलती थी। होठ माधुरी दीक्षित के जैसे, दांत निकले हुए खिड़की पे छज्जे की तरह, बॉडी से पता नहीं लगे मेल है कि फीमेल है। खूबसूरती के मामले में तो देवेंद्र भाई भी फेल है। तो कवि ने कहा रही है हिडिंबा सुरसा लंकिनी पूतना की बुआ, जाने दे जो हुआ सो हुआ। प्रिय तुझ जैसी औरतों को देखकर मन में श्रृंगार रस के पुष्प खिलते, तो रामचरितमानस में 2-4 अध्याय शूर्पणखा के सौंदर्य पर भी मिलते कि नहीं तुम तो लिखो। कवि ने ऐसी पंक्तियां लिखी, जिंदगी भर की टेंशन मिट गई। 4 पंक्तियां सुनिए कवि ने क्या लिखा। फूल गोभी जैसा गाल बट्टा जैसी नाक थारी, तू मड़ा सोमा तो तू तो साग को बाजार छ। फूल गोभी जैसा गाल बट्टा जैसी नाक थारी, तू मड़ा सोमा तो तू तो साग को बाजार छ। और गेंडा और भेषा जैसो खालड़ो छ गोरी थारो, 2 बोरी वजन तू तो धरती पर भार छ। के देह दरियाई घोड़ा जैसी हो गई छ गोरी, खिड़की पछाजा जैसा दांत की कतार छ। और ऊंचा नीचा खोपड़ा पर बाल खेजड़ा सा थारा, साक्षात शूर्पणखा को अवतार छ। साक्षात। उसके बाद उसने कहा ही नहीं कि कविता लिखो, लेकिन ये आनंद का काम है। मेरे गांव में भाई साहब एक अंग्रेज आया, उसने दीवार पर गाय के गोबर का वो बनाओ, क्या बोलते हैं उसको, कंडा, थापड़िया। थापड़िया तुम्हारे हम बोलते, हमारे कंडा बोलते। अंग्रेज तुम्हारे गांव में आया कि मेरे गांव में है? तो उसने दीवार पर देखा, वो कंफ्यूज हो गया। पास में 70 साल के काका जी खड़े खड़े बीड़ी पी रहे। अंग्रेज ने उससे पूछा, हे ओल्ड मैन व्हाट इज दिस। अब काका जी को हिंदी अंग्रेजी उतनी आती थी जितनी सोनिया जी गांधी को हिंदी आती है। काका जी ने कहा दिस इज कंडा। अंग्रेज बोला व्हाट कंडा। काका जी बोले मैन्युफैक्चर बाय काउस करिंडा। अंग्रेज बोला कि हाउ डू इट काउ ऑन वॉल, दीवार पर गाय ने कैसे किया। काका जी बोले दिस इज नॉट डन बाय काउ, दिस इज थापा। अंग्रेज बोला व्हाट थापा। काका जी बोले थापा मतलब थापा। अंग्रेज बोला व्हाट थापा। काका जी बोले थापा मतलब थापा। तीसरी बार जब अंग्रेज ने कहा व्हाट थापा, काका जी ने उसकी इधर मुंडी करी, 3 रेपटे मारे, बोले दिस इज थापा। डोंट अगेन आस्क मी वरना सेकंड थापा। ये अंग्रेजी का काम। मेरे गांव में एक लुगाई जिसका छोरा गाड़ी से गिर गया, डॉक्टर के पास जाके बोली डॉक्टर साहब गाड़ी से गिर गया, इसका इलाज करो। डॉक्टर बोला कि मैं हिंदी नहीं जानता, यही बात अंग्रेजी में बोल। वो बोली कि माई मुंडा गिरोंडा फ्रॉम हिरोंडा, खोपड़ा फिरोंडा इलाज किरोंडा। जैसे आप समझे वैसे वो डॉक्टर समझ गया। लेकिन साहब आप अब तक मुझ पर हंसे या मेरी कविता पर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा मकसद दोनों ही मायनों में पूरा हो रहा था कि आप लोग हंसते रहे। कोरोना के बाद हम तनाव में आ गए थे, आपके चेहरे खिलखिलाते रहे, आप सब हंसते रहे, ठहाके लगाते रहे, क्योंकि जीवन की आपाधापी में हम हंसना क्यों भूल गए। अरे हंसते हंसते ही तो भगत सिंह फांसी के फंदों पर झूल गए। आप हंसते रहे, तनाव मुक्त रहे। मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि हमें थोड़ी सी ठंड लगती है तो हम कोट पहन लेते हैं, गर्मी में कूलर एसी ऑन कर लेते हैं, बरसात में छाते तान लेते हैं, लेकिन हर मौसम से बेखबर आपका कोई भाई, हमारा कोई भाई, किसी का कोई बेटा पाकिस्तान की तरफ बंदूक करके इसलिए बैठता है ताकि हम सीताबाड़ी और केलवाड़ा में होने वाले कवि सम्मेलन का आनंद ले सके, तालियां बजा सके। किन पीड़ाओं को सहन करता है, मैं निवेदन करता हूं कि आग उगलती धूप से लेकर हाड़ कपाती सर्दी में, घनघोर बरसती रातों में, सरहद पर था वो वर्दी में, मर मर कर 100 बार मरा वो अपना मुल्क बचाने को, सो गया मौत की नींद स्वयं, महफूज हमें सुलाने को। ऐसे वीर सपूतों की, मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ऐसे वीर सपूतों की शहादत का कुछ तो मान करो। अहिंसा का नई जमाना भगत सिंह आह्वान करो, रणचंडी के खप्पर में अरी मुंडों की भेंट धरो। गीदड़ से क्यों भय खाते हो, शेर हो तुम आखेट करो। 5 जन्ने फूको रण में,
और सेना में जोश भरो, घाटी के हर गलियारे में हर हर महादेव जय घोष करो, हो युद्ध। पाकिस्तान के तमाम बदतमीजों का समाधान दो पंक्तियों में ठीक लगे तो विदा करना कि घाटी के हर गलियारे में हर हर महादेव जय घोष करो, हो युद्ध, हो युद्ध, हो युद्ध निर्णायक ये अंतिम, अस्तित्व मिटे हैवानों का, आखिर उनको भी पता चले ये देश है वीर जवानों का, आखिर उनको भी। भारत माता की